गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं ओम स्टडी सेंटर। आइए, स्वागत है आपका ओम स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10th के प्रथम अध्याय का वास्तविक संख्या के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम सॉल्व करते हैं और पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसमें से आपको ए जो है वो भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है एवं आर जो है वो शेषफल है। आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इसी विधि द्वारा जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए हम पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में है 135 और 225। 135 और 225। तो इसमें से देखते हैं 225 जो है बड़ा है 135 से। हमेशा यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन होगा, ए जो है वो बड़ा होगा बी से, यानी भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं किसको भाज्य माने और किसको भाजक। तो 225 को भाज्य मानते हैं और 135 को भाजक। तो यहाँ से हम सबसे पहले जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करने से पहले हम भाग विधि द्वारा मौसा जो ज्ञात करते हैं उसको रफ पेज में कर लेते हैं। यहाँ रफ कर लेंगे कहीं कॉपी के साइड में, और वहां मान लीजिए 135 और 225 का निकालना है। तो पहले 1 टाइम्स लगेगा, तो 135, यहाँ घटाइए 0, 1 दिन 10 2 12 9 3 12, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं जब हम 225 को लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपको 135 और इसके साथ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो गुना भागफल हो गया 1 और शेष हो गया आपको 90। फिर इसको चरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरे चरण में अब 135 को भाज्य के रूप में लेते हैं, 135 सॉरी। तब यहाँ अगर हम करते हैं तो मान लीजिए 90 से 135 में जब हम भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपको 1 टाइम्स यहाँ भी लगेगा 5 और यहाँ आ जाएंगे 45। तो यहाँ हो गया भाजक गुना भागफल यानी 90 गुना 1 और शेषफल हो गया आपको 45। फिर अगले स्टेप में तीसरे चरण में हम जाते हैं। तीसरे चरण में जब हम 90 लेते हैं तो 90 का हो जाएगा 45 इंटू 2, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, यानी शेषफल जो है यहाँ 0 आ जाता है। तब जो अंतिम स्थिति में जो भाजक होगा वही इसका एचसीएफ होगा। इस संख्या का एचसीएफ जब अंतिम बार जब से रिमाइंडर 0 हो जाते हैं लिखेंगे तब अंतिम शेषफल शून्य है, अर्थात मौसा बराबर 45। इस प्रकार से इसका सेकंड सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरे सवाल को लेते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पर आते हैं। इसका सेकंड सवाल है 196 और 38 22 0, यानी इतना का मौसा ज्ञात करना है। उसी एचसीएफ ज्ञात करना है और वही विधि यहाँ यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
यहाँ ए जो है भाज्य है, बी जो है भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बड़ा जो है उसको ए मानेंगे क्योंकि हमेशा भाज्य भाजक से बड़ा होता है। तो यहाँ देखेंगे कि 38/0 यानी 38,220 बड़ा है 196 से। तो हम यहाँ भाज्य के रूप में 38,220 को रखेंगे। तो यहाँ पहले चरण में हम देखते हैं, चरण फर्स्ट में पहले चरण में यानी जब हम इसको रफ में इसका रफली भाग करते हैं, जब 196 से इसमें भाग देते हैं भाग विधि से, तो देखते हैं 195 यानी 195 बार में ये पूरा खत्म हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ शेषफल पहले बार में ही शेषफल 0 आ जाता है। तो शेषफल 0 है, लिखेंगे शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः मोस यानी भाजक जो होगा वही मोस हो जाएगा। तो भाजक 196 आता है, तो इसका मोस 196 होगा। इसी तरह इसका तीसरे सवाल को हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आइए तीसरे सवाल देखिए। आइए अब हम इसके तीसरे सवाल पर आते हैं। तो तीसरे सवाल में है 867 और 255 का मोस उसी विधि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन विधि से लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस का प्रयोग करेंगे और इसी विधि द्वारा जब हम ज्ञात करते हैं तो होता है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए जानते हैं। तो 867 इसमें देखेंगे कि किसको भाज्य माने किसको भाजक, यानी ए और बी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 867 जो है वो बड़ा है 255 से। तो 867 बड़ा दे दिए 255 से, इसका मतलब 867 जो होगा वो भाज्य होगा। तो भाज्य बराबर हम जानते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक यहाँ हो जाएगा आपको 255 और इसमें जब हम रफली इसका भाग पहले कर लेते हैं तो देखते हैं 255 से जब इसमें भाग देते हैं तो 3 टाइम्स लगता है, यानी भागफल 3 और शेषफल क्या आता है इस स्थिति में 102 आता है। तब अगले चरण, ये फर्स्ट चरण था, चरण फर्स्ट। अब दूसरे चरण में जाते हैं, चरण 2 में। तो इसमें हम जो देखते हैं कि 255 के लिए जब हम करते हैं तो भागफल हो जाता है यानी 102 गुना भाज्य का काम करता है। जब 102 भाज्य हो गया, भागफल हो गया 2 और शेषफल आता है 51। अब तीसरे चरण में जब जाते हैं, तीसरे चरण में तो यहाँ देखते हैं 102 का जब करते हैं तो 51 गुना 2। अब यहाँ शेषफल जो है 51 यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो शेष यहाँ 0 आता है। तो हम देखते हैं कि तीसरे चरण में शेषफल जो है अगर इसको हम मिटा के यहाँ लिख देते हैं, अंतिम चरण में शेषफल 0 आता है। इसलिए अंतिम चरण में जो भाजक है वही मोसा होगा। तो भाजक कितना है, तो मोसा बराबर हम लिख सकते हैं 51। यही आपका तीसरे का आंसर हो गया। तो इस तरह हम 1 के तीनों सवाल को सॉल्व किए। अब 2 नंबर के सवाल को लेते हैं और देखते हैं कि 2 नंबर में क्या कह रहा है सवाल, उसके अनुसार करते हैं। आइए हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में कहा जाता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें एक लॉजिक वाली बात समझना होगा आपको कि लॉजिकली बात यह है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपको कह रहा है किसके रूप में, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का। तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं bq+r। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि b के जगह 6 आ रहे हैं और r के जगह 1 2 1 3 और 5 आ रहे हैं। तो यहाँ हम इसी प्रकार से मान भी लेंगे कि माना कि a एक विषम पूर्णांक है, कितना 2 का ना, माना कि a कोई विषम पूर्णांक है। मान लिए कि माना कि a कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। यानी आप इसको कह सकते हैं a जो है वो बड़ा है किससे, 6 से। आपको बताएं कि भाज्य हमेशा जो है वो भाजक से बड़े होते हैं। तो हम इसलिए मान लिए कि a जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि भाजक के स्थान पर 6 आ रहा है। तो भाजक के स्थान पर 6 आ रहा है तो भाजक 6 से हमेशा a जो होगा, a पूर्णांक जो माने हैं वो बड़ा ही होना चाहिए, तो बड़ा लेते हैं। इस प्रकार आप सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो। तो अर्थात b बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि b कितना आ चुका है, यहाँ हम सवाल से ही b को पकड़ेंगे। b कितना, 6, यानी b बराबर 6। तो यहाँ अतः शेषफल क्या सब हो सकता है, अतः शेषफल आप यहाँ बता सकते हैं कि r जो है हमेशा जो है शेषफल जो है भाजक से कम ही होता है। जितना भाजक होता है शेषफल हमेशा उससे कम ही होता है। आप कभी भी बच्चे क्लास में अगर आप भाग सीखे होंगे तो कभी ऐसा नहीं आया होगा कि शेषफल भाजक से अधिक होता है। तो यहाँ भी हमेशा शेषफल जो होगा r वो भाजक से कम ही होगा। तो भाजक यहाँ 6 है तो शेषफल क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो नहीं होगा। अगर 6 होता तो 1 टाइम्स फिर लग जाता, तो 6 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब शेषफल 0 1 2 3 4 5 में से ही कुछ हो सकता है। तो अब यहाँ हम वही काम करेंगे, 6q+1 6q+3 के रूप का हमको दिखाना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर तो हम देख सकते हैं 0 1 2, बारी बारी से हम केस 1 केस 2 करके प्रत्येक बार इसी विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते चलेंगे, रखते चलेंगे मान को। तो लिखेंगे केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में हम लिखेंगे कि जब r जो है कितना हो, 0 हो। तो विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएंगे, a बराबर हम पढ़े हैं bq+r। तो a बराबर bq, b के जगह 6 q प्लस r के जगह 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a बराबर 6q+0, तो ऐसे a बराबर 6q लिख सकते हैं। आप एक चीज गौर कीजिए, अगर आप किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में अगर आप 6 से गुना करते हैं तो वह डेफिनेटली एक सम संख्या होगा। आप करके देख सकते हैं, कोई भी आप संख्या लीजिए, वो सम हो या विषम। मान लीजिए 5 ले रहे हैं, जब इसमें आप 6 से गुना कर देते हैं तो 30 आ जाता है, ये एक सम संख्या है। या आप मान लीजिए 6 लेते हैं, फिर उसमें 6 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 36, ये भी एक सम संख्या आता है। अर्थात इसका मतलब है किसी भी पूर्णांक में अगर 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह डेफिनेटली रूप से एक सम संख्या होगा। तो यहाँ भी 6q यानी 6 में q कोई संख्या होगा, उससे जब गुना करेंगे तो ये सम संख्या आएंगे, सम संख्या ही प्राप्त होगा।
अब दूसरे केस में चलते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में जब आर 0 ले चुके हैं तो अब आर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब आर की वैल्यू हम 1 लेते हैं तब देखते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से तब a बराबर बी क्यू यानी 6q, r के जगह 1। अब आप देखिए किसी भी सम संख्या में अगर आप एक को जोड़ते हैं तो वो पक्का ही विषम संख्या होगा। कोई भी सम संख्या लीजिए, आप तो इस q के बारे में जान चुके हैं कि q क्यों सम संख्या है, तो q एक सम संख्या है और उसमें आप एक जोड़ेंगे तो कोई भी सम संख्या में एक, मान लीजिए 5 एक सम संख्या है, उसमें एक 5 तो विषम संख्या है। आप सम संख्या लीजिए, 8 मान लीजिए कोई सम संख्या है, उसमें एक जोड़ देते हैं तो 9 होता है जो एक विषम संख्या है। तो यहाँ भी अगर सम संख्या में एक हम जोड़े वो विषम संख्या होगा, यानी सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। तो यहाँ हम इसके बराबर लिख सकते हैं विषम संख्या है, यानी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम केस 3 लेंगे, केस 4 लेंगे। तो आइए हम केस 3 लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए लिखे थे। तो अब हम केस 3 ले रहे हैं। केस 3 में जब r बराबर अब क्या लेंगे 2, 1 तो ले चुके हैं, r जब 2 होगा तब यूक्लिड विभाजन से देखते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन तब देखते हैं कि a बराबर बी क्यू यानी b हो गया आपको 6q और r के जगह आपको 2 लिए हैं तो 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया 6q + 2। आप देखिए किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ते हैं, ये एक सम संख्या है और इसमें फिर से एक सम संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट भी एक सम संख्या होगा। तो इसका रिजल्ट सम संख्या, हमको केवल कह रहा है कि विषम संख्या के रूप का दिखाना है। तो ये तीसरे केस में आगे ले लिया हम। अब हम चलते हैं चौथे केस की तरफ। चौथे केस में हम देखेंगे r बराबर जो है, जब r बराबर कितना 3 लेना होगा। r 3 लेते हैं तो यहाँ अब यूक्लिड विभाजन से देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन से ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन यानी a बराबर 6q और r ये रिमाइंडर के जगह 3। आप देख सकते हैं ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 6q के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये सम संख्या है और इसमें जब एक विषम संख्या को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो सम संख्या और विषम संख्या मिलके एक विषम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा। यानी कहने का मतलब ये आपको दूसरा समीकरण, आप इसको मान लीजिए विषम संख्या वाले को समीकरण मानते चलते हैं। 1, 2 और एक केस और बच गया है, केस 5। पांचवा केस में हम देखेंगे कि क्या कौन सा, जब r बराबर जब 4 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन से ही तो यहाँ लिख देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 6q + 4। आप देख सकते हैं कि सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट सम संख्या आएगा। इसी तरह केस 6 लेते हैं। तो केस 6 में हम देखेंगे जब r बराबर 5 होगा तो हम यूक्लिड विभाजन से तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q + 5। ये हो जाएगा, देखिए 6q सम संख्या और उसमें कोई विषम संख्या को जोड़िए तो वो विषम संख्या होंगे, विषम संख्या। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं इक्वेशन। अब आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में 1, 2 और 3 से आपको दिखाई देता है कि प्रत्येक विषम संख्या को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो यही हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, 2 एवं
3 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विषम संख्या को 6q + 1 6q + 2 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस तरीका से हम दूसरे नंबर, अगर आप इस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको पूरा का पूरा अंक प्राप्त होगा। तो देखिए किस तरह से हम पहले लिए, माना कि एक कोई विषम पूर्णांक है, एक कोई पूर्णांक मान लिए विषम, और क्या किए, जो 20 से यानी 6 से बड़ा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है, तो इसलिए 6 से बड़ा कहने का मतलब ए जो है वो 6 से ग्रेटर देन होगा। यहाँ अर्थात b बराबर 6 है। b के जगह आप देख सकते हैं 6q + 1 करके दिया है, तो वहां से हम लॉजिकली ले सकते हैं कि b 6 होगा, तो b 6 ले लिए। शेषफल हमेशा भागफल से भाजक से छोटा होता है। आप पढ़ चुके होंगे कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ शेषफल ये भाजक है, तो उससे छोटा 5 तक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। उसके बाद देखें, प्रत्येक बार अलग अलग केस लेते चले, आर का मान बदलते चले। पहले 0 लिए तो देखें 6q आ रहा है। हम जानते हैं कि 6 एक सम संख्या, और सम संख्या में किसी संख्या से आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो वह सम संख्या ही होगा। तो यहाँ से हम देख लिए। फिर जब 1 लिए तो आप सम संख्या में कोई आप विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो वह डेफिनेटली एक विषम संख्या होगा। तो देखिए इसको 6q + 1 के रूप में विषम संख्या को लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ 2 लिए तो सम संख्या में सम को जोड़ेंगे तो सम ही होगा। इसी तरह हम सारे इक्वेशन को निकालें और समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है या लिख सकते हैं। तो ये दूसरे सवाल को सॉल्व किए। इसी तरह आप चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको कर सकते हैं। आइए हम इसके अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरे सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ आपको की शब्द समझना है कि कहाँ से इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ अधिकतम संख्या कर रही है, तो अधिकतम होता है हाईएस्ट, यानी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली बात यहाँ करनी होगी, यानी HCF आपको निकालना होगा। तो आपको दे दिया गया है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है। तो यहाँ आपको की शब्द है कि अधिकतम, तो अधिकतम से हम समझते हैं कि यहाँ HCF करना होगा। और HCF कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप यहाँ आप भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अधिक सवाल हम यूक्लिड विभाजन से पढ़ रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही इसको ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। सवाल है यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे हल। ये तीसरे सवाल है ना, प्रश्नानुसार कह रही है कि 616 सदस्यों वाली और कितना है, अब 32 के पीछे मार्च करवाना है, यानी इसका क्या लेना होगा, मोसो HCF। तो HCF आपको ज्ञात करना होता है, नहीं तो आपको यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, A बराबर BQ + R। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 32 से पहले भाग विधि से करते हैं 616, तो यहाँ एक बार 32, यहाँ घटाइए हो जाएगा 11 11 9 2 11 9, यहाँ 5 में से 2, यहाँ आ जाएगा आपको 6। लगाइए कितने टाइम्स में लगेगा, 7, 9 बार लगाइए
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 एक 28। तो यहाँ आप घटाते हैं 8, यहाँ आपको खत्म हो जाएगा, ये खत्म, और यहाँ आएंगे 32, 8 चौके 32। आइए आप सर इसको करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 6 से 16 जो है वो बड़ा है 32 से, तो यहाँ ए जो है 6 से 16 होगा और बी 32 होगा, यानी 6 से 16। बी क्यू लिखते हैं तो बी की जगह 32, और क्यू कितना आ गया पहले बार जब किए तो 19। आर जो है पहले बार में आर देखते हैं कि आर कितना आ रहा है, तो आर 8 आ रहा है, 8 लिखें। दूसरी बार जब हम 32 से किए तो देखते हैं 8 इंटू 4 यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल यहाँ 0, क्योंकि शेषफल जब 0 आ जाए तब जो भाजक होता है यानी HCF हो जाएगा, तब जो भाजक होगा यानी 8 वही HCF होता है, तो यहाँ से HCF 8। तो यहाँ कितने टुकड़ी बनेंगे, 8 टुकड़ी निकलेंगे, यानी कहने का मतलब टुकड़ियों की संख्या जो है, टुकड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी 8, यानी 8 वो टुकड़ी टोटल निकल पाएंगे। अब इसी तरह अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल 4 नंबर पर पढ़िएगा सवाल आप लोग भी।